हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्सपर्ट दही चैनल में स्वागत है। हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन का जो आर्टिकल है उसके डीपीपी के डाउट्स स्टडी कर रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उन्हीं डाउट्स पे बेस्ड है। हमने अब तक एमसीक्यू 1 to 50 से डाउट स्टडी किए थे, तो आज के लेक्चर में हम एमसीक्यू 51 to 80 तक के आपके सभी डाउट्स को स्टडी करेंगे। तो चलो देखो, एमसीक्यू डीपीपी सबसे पहले आपका डाउट है 51, उसके बाद 54, 55, उसके बाद 58, 60, उसके बाद आपके डाउट्स में आएगा 65, 66, 68, 65, 66, 68, उसके बाद 72, 73, 72, 73 एंड 78, 79, 78, 79। तो देखो चलो यहाँ पे इतने सभी आपके डाउट्स है। तो आज के लेक्चर में हम 1 by 1 करके सभी डाउट्स को एंड करेंगे, तो आपकी डीपीपी यहाँ पे खत्म हो जाएगी। तो चलो देखो अच्छे से, सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 51 को हम टैकल करेंगे। क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 51? f of x इज इक्वल टू x upon 1 plus ln of x into ln of x into ln of x and so on up to infinity। तो चलो देखो अच्छे से, तो ये जो है इस टर्म को हम कंसीडर करेंगे। क्या है टर्म आपकी? ln of x into ln of x into ln of x एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो चलो देखो, जैसे ही आपकी वैल्यू 1 एंड e के बीच में आ गई, आपको डोमेन भी दिया है फंक्शन का x बिलोंग्स टू 1 टू इंफिनिटी, ऐसा आपको डोमेन दिया है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे? चलो देखो यहाँ पे ln of x into ln of x into ln of x, ln of x का मल्टीपल टाइम इनफाइनाइट टाइम्स क्या है? प्रोडक्ट है। जैसे ही x की वैल्यू 1 टू e के बीच में आएगी, अच्छे से देखो, जैसे ही x की वैल्यू 1 टू e के बीच में आएगी, ln of 1 क्या है? 0, ln of 1 क्या है? 0, ln of 1 क्या है? 0 एंड ln of e क्या है? देखो ln of e का मतलब क्या है? 1। तो 1 टू e के बीच में अगर x की वैल्यू है तो ln of x की वैल्यू क्या आएगी? 0 टू 1 के बीच में आएगी। अच्छे से देखो, इसे समझो क्या है यहाँ पे। जैसे ही x की वैल्यू 1 टू e के बीच में होगी, ln of x की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में होगी। तो अच्छे से देखो, जैसे ही ln of x की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में होगी, ln of x into ln of x, देखो ln of x क्या है? 0 टू 1 के बीच में है। सो ln of x into ln of x क्या होगा? और लेस होगा। फिर से ln of x से मल्टीप्लाई किया और भी लेस मिलेगा। अच्छे से देखो, अगर ln of x की वैल्यू 0.5 ली 0 एंड 1 के बीच में, तो 0.5 इंटू 0.5 क्या आता है? 0.25, मतलब इससे क्या हो गया? लेस। तो इसे फिर से 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या होगा? 0.125, क्या हो गया? और भी लेस। तो अच्छे से देखो, सुनो, समझो, लर्न कर लो इसको कि क्या है। जैसे ही आपके x की वैल्यू 1 एंड e के बीच में आएगी, ln of x की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में आएगी, तो ln of x into ln of x into ln of x क्या होगा? 0 पॉइंट समथिंग इंटू 0 पॉइंट समथिंग इंटू 0 पॉइंट समथिंग, ये इंफिनिटी तक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके ना? तो ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, मतलब x अपॉन 1 प्लस 0 मतलब x अपॉन 1, मतलब आपका f ऑफ x क्या होगा? x होगा अगर x बिलोंग्स टू 1 टू e होगा। उसके बाद देखो, अब x की वैल्यू जो है आपकी e से इंफिनिटी तक है। अच्छे से देखो, ln ऑफ x की वैल्यू e से इंफिनिटी तक अगर है तो ln ऑफ x क्या होगा? x की वैल्यू e टू इंफिनिटी के बीच में है, तो ln ऑफ x क्या होगा? ln ऑफ x इज ग्रेटर देन 1 होगा। अच्छे से देखो, ln ऑफ x क्या होगा? 1 से बड़ा होगा। x की वैल्यू e से इंफिनिटी के बीच चली गई तो ln ऑफ x ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब a 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है, a 1 से बड़ा है, तो इसका प्रोडक्ट हमने लिया इनफिनिट टाइम्स, तो ये क्या मिलेगा? इंफिनिटी मिलेगा। तो चलो देखो, ये सभी प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? फिर इंफिनिटी मिलेगा। सो x अपॉन 1 प्लस इंफिनिटी, 1 प्लस इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी, x अपॉन इंफिनिटी मतलब क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। ओके ना? तो अच्छे से देखो यहाँ पे, तो f ऑफ x की वैल्यू क्या होगी? x, अगर आपका x जो है
1 एंड e के बीच में है, अगर आपका x e से इंफिनिटी तक है तो f ऑफ x क्या बनेगा 0। अब देखो x की वैल्यू अगर हमने क्या ली e ली, x की वैल्यू e ली तो L नॉट e क्या होगा 1, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 मतलब इनफिनिट टाइम 1, 1 प्लस 1 मतलब 2, x अपॉन 2 मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू x अपॉन 2 फॉर x इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू e टू इंफिनिटी। तो चलो देखो ये जो प्रोडक्ट टर्म है इसका हमने क्या किया, रिजोल्यूशन किया। रिजोल्यूशन के बाद हमें फंक्शन क्या मिला, f ऑफ x इज इक्वल टू x, f ऑफ x इज इक्वल टू x बाई 2 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ x। तो चलो देखो जैसे हमारा f ऑफ x फॉर्म हो गया तो अब हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2e, सॉरी इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 2e f ऑफ x dx क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, इसे स्प्लिट करेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू e f ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू 2e f ऑफ x dx। आपको पता है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b अगर है तो उसे हम इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c प्लस c टू b ऐसा लिख सकते हैं अगर c a एंड b के बीच में लाई करेगा तो चलो देखो यहाँ पे सिंपल है, प्रॉपर्टी का यूज किया। अब 1 टू e के बीच में फंक्शन क्या है x एंड e टू 2e के बीच में फंक्शन क्या है 0, वैल्यू पुट अप की 1 टू e x dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू 2e 0 dx। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x का इंटीग्रेशन क्या है x स्क्वायर बाई 2 1 टू e 0 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 0, तो e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 ये आपका आ गया आंसर। तो 51 का आंसर आएगा e स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 मतलब a। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 51 जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो किस तरह से प्रॉब्लम को टैकल करना है ये आपको यहाँ पे पता चल गया। चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 54। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 54, अच्छे से देखना होगा प्रॉब्लम को। देखो क्या है, d ऑफ f ऑफ x डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 टू 1। x की वैल्यू 0 टू 1 के बीच में है, डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x आपको दिया है। आपको क्या करना है, i इज इक्वल टू, देखो नेक्स्ट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाई 6 टू पाई बाई 2 साइन ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x इंटू कॉस ऑफ x dx। तो चलो देखो इज इक्वल टू आपको क्या दिया है, f ऑफ n माइनस f ऑफ 1 बाई 2 इस तरह से आपको दिया है, कोई बात नहीं। तो इस इंटीग्रल को कैसे सॉल्व करेंगे ये देखो, आपको जो दिया है उसका यूज आपको यहाँ पे प्रॉपरली करना पड़ेगा। तो आप जितने अच्छे से इसका यूज करोगे उतने अच्छे से प्रॉब्लम को टैकल कर सकते हो। तो देखो मैंने यहाँ पे पुट किया, पुट साइन ऑफ x इज इक्वल टू t, तो फिर इसका डेरिवेटिव क्या आएगा cos ऑफ x dx, लिमिट चेंज करने होंगे एज x इज इक्वल टू पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 क्या है 1 बाई 2, सो t की वैल्यू 1 बाई 2 होगी, एज x इज इक्वल टू पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 क्या है 1, t की वैल्यू क्या होगी 1, तो cos x को रिप्लेसमेंट देना होगा, cos x इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर x, सो रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, क्योंकि साइन x की वैल्यू क्या है t। तो चलो देखो cos x dx जो है आपका क्या हो गया dt हो गया, साइन x की जगह पे क्या आएगा t, इस cos x की जगह पे क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। तो इंटीग्रल देखो चेंज हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई बाय 6 था तो लिमिट क्या होगा 1 बाई 2, पाई बाय 2 था अब लिमिट क्या होगा 1, साइन की जगह पे क्या आएगा t, cos x की जगह पे क्या आएगा रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर, cos x ds की जगह पे क्या आएगा dt। तो हम इसे क्या है, प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर आपका प्रॉब्लम t वेरिएबल में है तो हम उसे x वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो फिर अब क्या होगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम, देखो इसे कैसे लिखेंगे आपको पता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 टू 1 x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, इस तरह से हम लिख सकते हैं। जैसे ही हमारे पास इंटीग्रेशन के लिमिट से हम लिमिट को चेंज कर सकते हैं, तो हमने लिमिट को चेंज किया तो हमें क्या मिला 1/2 टू 1 x रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। तो लेकिन आपको पता है
और x की वैल्यू क्या है 1/2 to 1 के बीच में, यहाँ पे x क्या है 0 to 1 के बीच में। तो जैसे ही 0 to 1 के बीच में x आता है तो df of dx इज इक्वल टू x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आ गया x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं क्योंकि लिमिट्स भी 1 आपसे 1 है। तो अब क्या होगा, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1/2 to 1 d बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो आपको पता है डी डेस कैंसिल होगा, डी टू इंटीग्रेशन आइडेंटिटी बनेगा, तो सीधे लिमिट्स पुट करेंगे एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1/2। तो आपका आंसर क्या आ गया, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 1/2। तो आपको दिया क्या है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस एफ ऑफ 1/2। तो दिया आपको ए है, आपने इसे सॉल्व किया तो आपको ए मिला, तो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो जैसे ही दोनों सेम होंगे तो आपको क्या मिलेगा, एन इज इक्वल टू 1 मिलेगा, एफ ऑफ 1 आप पैसे, तो आपको एन इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1। तो चलो देखो, तो डोमेन ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स देखो, एफ ऑफ एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या एफ डैश ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू 0 to 1 के बीच में। तो एफ डैश ऑफ एक्स आपका कहां पे डिफाइंड हुआ है, 0 to 1 के बीच में। तो आपका फंक्शन जहां पे डिफाइंड होता है उसे आप क्या बोलते हो, डोमेन। तो फिर 0 to 1 इस एफ डैश ऑफ एक्स के लिए क्या बना, डोमेन। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। आगे देखो, पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज π²/4। जी नहीं, यहाँ पे n की वैल्यू क्या आई है 1, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, मतलब आपका फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो खाली जो नीचे आपको जो ऑप्शंस दिए हैं उस ऑप्शन में से आपको क्या चेक करना है, 1 एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट जो है, मतलब सी आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो 54 नंबर का जो प्रॉब्लम है वो आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट डाउट है आपका 55 नंबर का। तो चलो देखो 55 नंबर में क्या दिया है, लेट ए बी सी बी नॉन जीरो रियल नंबर सच दैट, क्या दिया है 55 में आपको, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस कॉस रेस टू 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx प्लस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 1 plus cos of 8 raised into ax square plus bx plus c into dx। ओके चलो देखो यहाँ पे, तो सेकेंड आरएचएस जो है राइट हैंड साइड को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे क्या है 0 to 2 इसके लिमिट से, तो हम 0 to 1 एंड 1 to 2 ऐसा लिख सकते हैं। तो आरएचएस को हमने क्या लिखा, चलो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस कॉस 8 रेस टू एक्स इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 प्लस कॉस रेस टू 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 प्लस कॉस रेस टू 8x ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx। ये LHS, तो देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 प्लस कॉस रेस टू 8x इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx इज इक्वल टू 0 मिलेगा। तो चलो देखो ये जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की वैल्यू आपको 0 मिल गई और आपको बताया है कि a b एंड c तीनों क्या है, नॉन जीरो है। तो ये नॉन जीरो नंबर से और फिर भी ये इंटीग्रल क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका क्लियर मीनिंग क्या है कि x की वैल्यू 1 to 2 के बीच में अगर हमने ली, अच्छे से देखो सुनो इसे क्लियरली, इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है। इसका मतलब इस इंटीग्रल के दो चॉइसेस है, एक तो ये 0 हो रहा है या तो ये 0 हो रहा है, या फिर क्या हो रहा है, कुछ पार्ट में 1 to 2 के बीच में सम पार्ट में ये इंटीग्रल की वैल्यू नेगेटिव आती है एंड सम पार्ट में सेम पॉजिटिव वैल्यू आती है। देखो यहाँ पे कोई भी इंटीग्रल 0 होने के मीनिंग्स क्या है, कोई भी इंटीग्रल अगर 0 हो रहा है तो इसके दो मीनिंग्स है कि एक तो जो फंक्शन आपने लिया है ए 0 होगा, या फिर आप क्या कर रहे हो, जो फंक्शन ले रहे हो वो आपके डोमेन के सम पार्ट में क्या होगा, निगेटिव होगा एंड सम पार्ट में सेम वैल्यू बट क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो चलो देखो यहाँ पे, तो 1 प्लस कॉस रेज टू 8x, ए तो 0 होने की कोई चांसेस है नहीं क्योंकि कॉस x पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा,
निगेटिव होगा तो भी उसका 8th पावर पॉजिटिव आएगा, 0 होगा तो 1 प्लस 0 क्या आएगा 1 आएगा। तो फिर ये वैल्यू जो है ये निगेटिव होने के कोई चॉइसेस हमारे पास नहीं है। तो फिर क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 होने के हमारे पास चांसेस है। अच्छे से देखो, कोई भी इंटीग्रल 0 हो रहा है तो ये तो या पूरा फंक्शन 0 है, नहीं तो इस इंटीग्रल की सम वैल्यू जो है कि उस इंटरवल में हाफ पार्ट में नेगेटिव आएगी, हाफ पार्ट में पॉजिटिव आएगी। जैसे ही हाफ पार्ट में इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, सेम वैल्यू होगी, लेकिन साइन चेंज हो गए तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये हमारे पास एक पॉसिबिलिटी है। या फिर ये पूरा फंक्शन जो है ये पूरा फंक्शन क्या होगा 0 होगा, लेकिन cos रेज टू 8x ये जो वैल्यू है ये तो कभी निगेटिव नहीं जाएगी, तो 1 प्लस समथिंग आपका कभी भी 0 नहीं होगा। तो ये जो टर्म है ये टर्म कभी भी 0 नहीं होगी। तो फिर 0 क्या होगी, ये जो आपकी सेकेंड टर्म है यही 0 हो सकती है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये आपका क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या बनेगा 0 बनेगा। तो जैसे ही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 बनेगा इसका मीनिंग क्या है, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 हो गया, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक तो रूट यहाँ 1 to 2 के बीच में आपको मिलेगा। तो चलो ऑप्शन में देखो आपके 55 में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज अ वन रूट इन 0 to 1 to 2, तो 1 to 2 के बीच में नहीं है, तो 0 to 2 के बीच में हमें एटलीस्ट 1 रूट मिलेगा। तो यहाँ का मतलब एक्चुअली श्योरिटी क्या है कि दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज वन रूट, एटलीस्ट 1 रूट इन 1 to 2, 1 to 2 के बीच में एक रूट होगा, लेकिन 1 to 2 के बीच का ऑप्शन हमारे पास नहीं है, तो 0 to 2 के बीच में यहाँ पे डेफिनेटली 1 रूट मिलेगा, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सो हैज एटलीस्ट 1 रूट इन 0 to 2, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा बी। तो इसका मतलब क्या है 55 जो है उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा बी आएगा। ओके चलो देखो नेक्स्ट, आपका जो नेक्स्ट डाउट है वो क्या है 58 नंबर। तो 58 का आपका क्वेश्चन क्या है, चलो देखो, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f of t dt where f is such that 1/2 less equal f of t less equal 1 when t belongs to closed interval 0 to 1 and 0 less equal f of t less equal 1/2 when t belongs to closed interval 1 to 2। चलो देखने वाली बात यहाँ पे क्या है, अच्छे से देखो, t आपका 0 to 1 के बीच में है, तो f of t क्या है 0 to 1 आपके बीच में है, t 0 to 1 के बीच में है तो f of t 1/2 and 1 के बीच में है, एंड t 1 to 2 के बीच में है तो f of t 0 to 1 आपके बीच में है। तो चलो देखो आपको क्या दिया है, देन g of 2 सेटिस्फाइज बोला है, g of 2 फाइंड करना है। तो चलो मैंने यहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर दी 2 पुट कर दी। अच्छे से देखो इसे समझो, प्रॉब्लम सिंपल है लेकिन आपको सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। तो x की वैल्यू जैसे ही मैंने पुट कर दी तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा g of 2 मिलेगा। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 f of t dt मिलेगा। मैंने क्या किया x की वैल्यू 2 पुट कर दी यहाँ पे। तो अब देखो 0 to 2 यहाँ पे f of t का स्प्लिटिंग देखो क्या यहाँ पे 1/2 to 1 के बीच में है एंड 0 to 1/2 के बीच में है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे 0 to 1 के बीच में एंड 1 to 2 के बीच में, तो हम यहाँ पे t क्या है आपका 0 to 2 के बीच में, तो आपके t की स्प्लिटिंग करेंगे यहाँ पे 0 to 1 f of t dt एंड प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 f of t dt। तो चलो देखो अच्छे से, तो आपका f of t जो है वो f of t क्या है 1/2 to 1 के बीच में है। अच्छे से देखो 1/2 लेस इक्वल f of t लेस इक्वल 1, यहाँ इंटीग्रेट किया 0 to 1 हाफ ऑफ dt लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of t dt लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 dt 0 to 1। तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of t dt लेस इक्वल 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा 1। तो अब देखो, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of t dt क्या आ गया 1/2 to 1 के बीच में आ गया। तो अब यहाँ पे देखो आपका इंटीग्रल क्या है
0 लेस इक्वल एफ ऑफ टी लेस इक्वल हाफ, तो इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है 1 to 2 के बीच में, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 0 dt लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 एफ ऑफ टी dt लेस इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 1 हाफ ऑफ dt। अच्छे से देखो, समझो इसे। तो t हमारे पास दो फंक्शन है, 0 to 1 के बीच में अलग फंक्शन है एंड 1 to 2 के बीच में अलग फंक्शन है। तो ये फंक्शन लिया इंटीग्रेट किया 0 to 1 के बीच में, और ये फंक्शन लिया इंटीग्रेट किया 1 to 2 के बीच में। तो यहाँ पे देखो 0 क्या है 0 लेस इक्वल 1 to 2 एफ ऑफ टी dt लेस इक्वल 1 आपका इंटीग्रेशन क्या है 1 हाफ। तो अगर इन दो इनइक्वालिटीज की एडिशन की तो क्या होगा 0 to 1 प्लस 1 to 2, 0 to 1 प्लस 1 to 2, मतलब इन दोनों के एडिशन की तो हमें क्या मिलेगा g ऑफ 2 मिलेगा। सो 1 हाफ प्लस 0 इज इक्वल टू 1 हाफ लेस इक्वल, इन दोनों के एडिशन की मतलब ये मिलेगा, ये मतलब क्या मिलेगा g ऑफ 2 मिलेगा लेस इक्वल 1 प्लस 1 हाफ मतलब क्या मिलेगा 3/2 मिलेगा। तो चलो देखो आपका g ऑफ 2 जो है वो क्या आ गया 1 हाफ टू 3/2 के बीच में आ गया। तो आपके आंसर क्या होगा 1 हाफ टू 3/2 के बीच में, तो यहाँ पे आप लेस और 0 ले सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ग्रेटर इक्वल 2 ले सकते हैं। तो आपका g ऑफ 2 कहाँ पे आ गया 0 to 2 के बीच में आ गया। तो आपका आंसर सेटिस्फाई करने वाला एक आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। तो देखो आपका 58 नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो क्या है 60 नंबर। चलो देखो क्या है 60 नंबर का क्वेश्चन। लेट एफ फ्रॉम, आपको एफ दिया है क्लोज इंटरवल -2 to 3 के बीच में गोज टू 0 to इंफिनिटी बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट, क्या दिया है आपको एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा आपको गिवन है फॉर ऑल एक्स, यहाँ पे डोमेन है एक्स बिलोंग्स टू -2 to 3। If R1 is a numerical value of the area region bounded by y is equal to f of x from x is equal to -2 to x is equal to 3, then the axis of x and R2 is equal to, तो चलो R2 आपको दिया है, R2 is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 f of x dx, x f of x dx। ओके एंड R1 आपको क्या दिया है R1 इज इक्वल टू, अच्छे से देखो क्या बताया गया है, थेरोटिकल में है तो आपको इसे फॉर्मुलेट करना पड़ेगा। R1 इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू f ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 to 3। तो कोई भी फंक्शन से बाउंडेड एरिया मतलब क्या होता है उसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन, तो बाउंडेड एरिया मतलब डेफिनाइट इंटीग्रेशन फ्रॉम x इज इक्वल टू -2 to 3 बाय कर्व y इज इक्वल टू f ऑफ x मतलब f ऑफ x। तो चलो देखो हमने क्या देखा है फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमने स्टडी किया है। डेफिनाइट इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, डेफिनाइट इंटीग्रेशन मतलब क्या उस कर्व के अंडर आने वाला एरिया बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस है, हमने स्टडी किया है। तो R1 आपको क्या लेना है, R1 आपको y इज इक्वल टू f ऑफ x के अंडर एंड एक्स एक्सिस के बीच में बाउंड होने वाला एरिया लेना है, तो मतलब वो क्या होगा डेफिनाइट इंटीग्रेशन होगा। तो R1 इस तरह से आपको दिया है, R2 आपको दिया है। तो चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है आपके पास f ऑफ x इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of a प्लस b माइनस x dx। इस तरह से हम प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो R2 में मैंने उस प्रॉपर्टी का यूज किया तो क्या मिलेगा R2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3, x की जगह पे क्या आएगा -2 प्लस 3 मतलब 1 माइनस x इंटू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स dx। चलो देखो a प्लस बी, a क्या है -2 प्लस 3 मतलब 1 माइनस एक्स, मतलब जहां पे x है वहां पे क्या रिप्लेस करना होगा 1 माइनस एक्स रिप्लेस करना होगा। तो रिप्लेसमेंट के बाद आपके पास ये आ गया, लेकिन आपको दिया है f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x। तो चलो f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू f ऑफ x आएगा। सो -2 to 3 1 माइनस एक्स इंटू f ऑफ x dx। तो इसे स्प्लिट किया, सो R2 इज इक्वल टू -2 to 3 1 इंटू f ऑफ x मतलब f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 to 3 x
एफ ऑफ एक्स dx। तो चलो देखो x एफ ऑफ एक्स dx मतलब आपके पास क्या आ गया r2 और -2 to 3 एफ ऑफ एक्स dx मतलब क्या आ गया r1। वैल्यू रिप्लेस करेंगे, r2 इज इक्वल टू r1 माइनस r2, ये यहाँ पे आएगा r1 प्लस r2 मतलब 2r2 इज इक्वल टू r1। तो आपके पास रिलेशन आ गया 2r2 इज इक्वल टू r1। तो चलो देखो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 60 जो है वो भी सॉल्व हो गया। तो प्रॉब्लम नंबर 60 आपका यहाँ पे क्लियर हो गया। सिंपल सा आर्टिकल था, सिर्फ आपको थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट दी थी उसको आपको कन्वर्ट करना था फिजिकल लैंग्वेज में और उसे सिर्फ प्रॉपर्टी का यूज करके सॉल्व करना था। तो प्रॉब्लम बहुत ही सिंपल था, आपको आना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट आप देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 65। चलो देखो क्या है आपका प्रॉब्लम नंबर 65। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एक्स टू एक्स स्क्वेयर टी माइनस 1 इंटू डी टी। तो आपको क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ डब्ल्यू, ये आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो ओमेगा आपको क्या दिया है, ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये प्रॉब्लम हमने कई बार फेस किया है। जब भी आपको ओमेगा कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बताया जाता है, इसका मतलब क्या होता है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे आप गौर करो, देखो इसे अच्छे से। तो एफ डैश ऑफ ओमेगा आपको फाइंड करना है। तो एफ डैश ऑफ ओमेगा अगर आपको फाइंड करना है तो आपको एफ ऑफ एक्स का क्या चाहिए, डेरिवेटिव। तो जैसे ही आप एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लोगे तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन का भी क्या लेना होगा, डेरिवेटिव। तो ये कौन सा आर्टिकल है, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का अगर आप यूज करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, तो आपको पता है इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसल। तो आपको जहां पे टी है वहां पे अपर लिमिट पुट करना है। सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी मतलब इसका डेरिवेटिव 2x माइनस जहां पे टी है वहां लोअर लिमिट पुट करना है x माइनस 1 इंटू डी टी मतलब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन यूज किया। तो चलो देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो एक्स माइनस 1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर। देखो x माइनस 1 यहाँ पे भी था, तो चलो इसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस 1। तो चलो देखो x माइनस 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x मतलब 2 इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर, 1 इंटू एक्स मतलब x प्लस 2x माइनस यहाँ पे x माइनस 1 गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो चलो देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ यहाँ पे क्या हो गया, x। आपको क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ ओमेगा फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपली x इज इक्वल टू ओमेगा पुट करोगे। तो चलो पुट किया, एफ डैश ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा माइनस 1 इंटू 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा माइनस 1। तो चलो देखो यहाँ पे आपको पता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा मतलब क्या होगा, -1 मतलब 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा इज इक्वल टू -2। तो -2 माइनस 1 क्या होगा, -3। क्या होगा, -3। सो ओमेगा माइनस 1 इंटू ये वैल्यू कन्वर्ट होके क्या आएगी, -3 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो 3 इंटू 1 माइनस ओमेगा। तो अब यहाँ पे देखो मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ ओमेगा हमें फाइंड करना है। एफ डैश ऑफ ओमेगा यहाँ तो फाइंड किया, मॉड फाइंड करना है तो मॉड लिया। सो मॉड ऑफ 3 इंटू 1 माइनस ओमेगा, सो 3 बाहर आएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा। तो 1 माइनस ओमेगा का मॉड जो है उसे कैसे फाइंड करना है, चलो देखो अच्छे से। 1 माइनस ओमेगा का मॉड मतलब कैसे, 1 माइनस ओमेगा इंटू 1 माइनस ओमेगा बार। एक कॉम्प्लेक्स के रूल से किसी भी का मॉड अगर फाइंड करना है तो उससे और उसका कॉन्जुगेट का मल्टीप्लीकेशन लो तो फिर क्या मिलेगा, 1 इसका स्क्वायर मतलब 1 माइनस ओमेगा बार। तो चलो देखो यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा 1 इंटू 1 ओमेगा बार इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा बार, चलो देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर
देखो यहाँ इसे सिर्फ मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू ओमेगा और ओमेगा बार माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अब इसे क्या करेंगे, ओमेगा स्क्वायर जो है इसे क्या लिखेंगे, माइनस ओमेगा माइनस 1। तो फिर क्या मिलेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मतलब क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा। सो माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा बार। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस 2 ओमेगा माइनस ओमेगा बार। तो इसे अगर हमने सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, √3 मिलेगी। क्या मिलेगी, √3। तो ओमेगा कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी होता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 प्लस √3/2। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, -2 ओमेगा से सिर्फ √3 मिलेगी। तो √3 यहाँ पे पुट किया तो आपको क्या मिलेगा, 3 इंटू √3। तो आपके ये मॉड ऑफ एफ डैश ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू √3। तो इस तरह से आपका प्रॉब्लम नंबर 65 जो है वो भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपको क्या करना है, सिर्फ मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा फाइंड करना है। तो आप सिंप्लिसिटी के लिए इसे रिमेंबर भी कर सकते हो, मॉड ऑफ 1 माइनस ओमेगा इज √3। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 65 नंबर का। तो चलो देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है आपका वो क्या है, प्रॉब्लम नंबर 66। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 66। लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin raised to 2m into x dx divided by integration from 0 to π/2 sin raised to 2m plus 1x इंटू dx। चलो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिडक्शन फॉर्मुलेशन जो है उनका यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2m मतलब ये क्या होगा, e1। तो इसके लिए फॉर्मुलेशन क्या आएगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 sin raised to 2m x dx। 2m क्या है आपका, e1। तो यहाँ पे आएगा 2m - 1, 2m - 3 इंटू 2m - 5 एंड सो ऑन अप टू। तो क्या करेंगे हम, ऑड में से e1 आएगा तो यहाँ पे 1 आएगा अपॉन 2m इंटू 2m - 2, 2m - 4 एंड सो ऑन अप टू। तो e1 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा इंटू, देखो ये सिंपल सी लैंग्वेज है, रिडक्शन फॉर्मूले में हमने स्टडी किया था। अगर ये पावर e1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, π/2। अगर ये ऑर्डर ऑड थी तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होता, 1। तो आगे देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 2m, इंटीग्रेशन फ्रॉम π/2 sin raised to 2m plus 1 dx। तो देखो ये 2m plus 1 क्या होगा, ऑड। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2m plus 1 minus 1 मतलब क्या आएगा, 2m इंटू 2m - 2, यहाँ पे आएगा 2m - 4 एंड सो ऑन अप टू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या आएगा 2m plus 1 इंटू 2m - 1 इंटू 2m - 3 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, 1। तो यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो 2m अपॉन 2m plus 1, इसे सॉल्व करेंगे तो। और एक बात यहाँ पे आप कर सकते हो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन ऑफ 2m - 1 dx, इसे भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। तो ये क्या आएगा, 2m - 1 क्या आएगा, 2m - 1 में 2m - 2, 2m - 4 एंड सो ऑन अप टू 2 डिवाइडेड बाय 2m - 1, 2m - 3 एंड सो ऑन अप टू 3 इंटू 1। तो ये ऑड है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या होगा, 1। तो अच्छे से देखो, तो यहाँ पे अगर आप एनालॉजी कर लोगे तो ये बड़ा है, ओके, ये छोटा है उससे, ये उससे भी बड़ा है। तो चलो देखो अच्छे से, तो ये जो सीक्वेंस है, तो ये जो सीक्वेंस है आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, सीक्वेंशियल प्रॉब्लम मिलेंगे। तो इन दोनों का रेशो अगर आप फाइंड करोगे या फिर इन दोनों का रेशो फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2m - 1, 2m plus 1 अपॉन 2m ये मिलेगा। मतलब क्या, आपका ये जो फंक्शन है ये सभी इसकी जो वैल्यूएशन है इन तीनों का डिवाइडेशन करके लोगे तो आपको एक रेशो मिलेगा, और ये रेशो क्या होगा, 2m plus 1 अपॉन 2m। अच्छे से देखो इसे, तो फिर यहाँ पे देखो लिमिट क्या आएगा, m टेंड्स टू इंफिनिटी।
इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की, इसकी वैल्यू पुट की, तो दोनों के वैल्यूएशन में जो है यहाँ पे पुटिंग किया तो आपको रेशो मिलेगा और वो रेशो की वैल्यू क्या होगी 2m + 1/2m होगी। तो अगर देखो यहाँ पे m टेंस टू क्या है इंफिनिटी, तो यहाँ पे क्या मिलेगा इंफिनिटी, m कॉमन लिया तो फिर क्या होगा लिमिट m टेंस टू इंफिनिटी, m कॉमन लिया 2 + 1/m डिवाइडेड बाय 2m, m क्या होगा या कैंसिल, m के इंफिनिटी पुट की मतलब 2/2 मतलब क्या आएगा 1। तो इस इंटीग्रल को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1। तो 66 का जो आपका डाउट है उसका आंसर क्या आएगा 1। तो चलो देखो हमने यहाँ पे क्या किया, रिडक्शन फॉर्मुलेशन का यूज किया। तो रिडक्शन फॉर्मुलेशन में सबसे पहले sin रेज़ टू 2m, sin रेज़ टू 2m + 1 तो यहाँ पे आ गया, और sin रेज़ टू 2m - 1 तो इसका रेशो और इसका रेशो दोनों रेशोज क्या होंगे सेम। तो इसका रेशो मतलब हमने इन दोनों का रेशो लिया तो भी चलेगा, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा 2m + 1/2m आएगा। ओके, तो इसका रेशो न लेते हुए हमने क्या किया, एक सब्सट्रैक्ट करके रेशो लिया तो भी आपको चलता है। तो इस तरह से आपके प्रॉब्लम का आंसर क्या होगा 1, या फिर आप सीधा क्या करो, ये दोनों वैल्यूएशन यहाँ पे पुट करो, इनफाइनाइट लिमिट अप्लाई करो तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा 1 ही मिलेगा। तो चलो देखो प्रॉब्लम नंबर 68 क्या है, आपको दिया है फंक्शन फ्रॉम R to R। फंक्शन क्या है आपका R to R, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशियल फंक्शन सच दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to x f of t dt प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 0 dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x t क्यूब dt माइनस f डैश ऑफ 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x t स्क्वायर dt प्लस f डबल डैश ऑफ 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम x to 3 t dt। तो आपको क्या करना है, देन द वैल्यू ऑफ f डैश ऑफ 4 आपको फाइंड करनी है। तो सिंपल सी बात है f डैश ऑफ 4, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का जो रूल है उसे अप्लाई करेंगे। तो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का रूल अप्लाई किया मतलब क्या, इंटीग्रेशन निकाल लेना है, फंक्शन t की जगह अपर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट इंटू डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट। तो चलो देखो यहाँ पे क्या आएगा, f ऑफ x इंटू x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 माइनस लोअर लिमिट क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ 3 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा 0 का डेरिवेटिव 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। ओके अच्छे से देखो इज इक्वल टू, अब अपर लिमिट पुट किया x क्यूब dt मतलब इसका डेरिवेटिव 1 माइनस लोअर लिमिट पुट किया 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस सॉरी माइनस f डैश ऑफ 1 कांस्टेंट ऐसे रहेगा, t स्क्वायर की जगह क्या आएगा x स्क्वायर इंटू dx की जगह 1 माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा 0 प्लस f डबल डैश ऑफ 2 इंटू t की जगह 3 आएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 माइनस t की जगह क्या आएगा x का डेरिवेटिव क्या आएगा 1। तो इसे अरेंज करो सबसे पहले अच्छे से, अरेंज करने के बाद क्या मिलेगा f ऑफ x प्लस माइनस 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 f ट्रिपल डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस f डैश ऑफ 1 इंटू x स्क्वायर प्लस f डबल डैश ऑफ 2 माइनस इंटू माइनस f डबल डैश ऑफ 2। ओके चलो इंटू x। तो आपको क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ 4 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, f डैश ऑफ 4। तो f ऑफ x आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये वहां जाके प्लस होगा, सो f ऑफ x इज इक्वल टू, अच्छे से देखो सुनो इसे, क्या है x स्क्वायर माइनस f डैश ऑफ 1 x स्क्वायर माइनस x इंटू f डबल डैश ऑफ 2 प्लस f डबल डैश ऑफ 3। तो इसे डिफरेंशिएट किया तो क्या मिलेगा, f डैश ऑफ x क्या आएगा 2x माइनस 2x इंटू f डैश ऑफ 1 माइनस f डबल डैश ऑफ 2 प्लस इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0। तो फिर अब क्या करना है, f डैश ऑफ x की जगह पे क्या पुट किया 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 4 मतलब 8 माइनस 2 इंटू 4 मतलब 8 इंटू f डैश ऑफ 1 माइनस f डबल डैश ऑफ 2। तो फिर क्या होगा, 8 को कॉमन लिया 1 माइनस f डैश ऑफ 1 माइनस f डबल डैश ऑफ 2, ये आपका क्या होगा आंसर। चलो देखो यहाँ पे क्या हो गया x क्यूब है, यहाँ पे भी क्या होगा x क्यूब, यहाँ पे भी होगा x क्यूब, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3x स्क्वायर। तो x की वैल्यू 4 भी 4 पुट 4 48,
तो यहाँ पे आपका आंसर यहीं पे भी मिल जाएगा। तो चलो देखो आपका आंसर यहाँ पे आ गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो 68 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। सिंपल सा प्रॉब्लम था, सिर्फ आपको क्या करना था, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का यूज करना था। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है उसे आप देख सकते हो, 72 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है क्या है, चलो देखो 72 नंबर का क्या है, f of x is a differentiable and integration from 0 to t square x into f of x dx is equal to 2 by 5 into t raised to 5। आपको क्या फाइंड करना है, f of 4 by 25 फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे भी फिर से क्या करोगे, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का जो रूल है उसे यूज करोगे। तो पहले इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा, जहां पे x है वहां पे अपर लिमिट और जहां पे dx है वहां पे अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस जहां पे x है वहां पे लोअर लिमिट, जहां पे dx है वहां पे लोअर लिमिट का डेरिवेटिव पुट करना है। चलो देखो x की जगह पे क्या आएगा, टी स्क्वायर, f ऑफ टी स्क्वायर इनटू dx की जगह पे क्या आएगा 2t माइनस 0 है तो डेरिवेटिव क्या आएगा 0। अच्छे से याद रखो, अगर डिफिनाइट इंटीग्रेशन में लिमिट अगर कांस्टेंट है तो अप्लाई करने के बाद उसका जो डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा 0। तो इज इक्वल टू 2 बाई 5 इंटू टी रेज टू 5 का डेरिवेटिव क्या है 5 टी रेज टू 4, 5 क्या हो गया कैंसल। तो आपको क्या मिलेगा 2t इंटू टी स्क्वायर मतलब 2t क्यूब, f ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2t रेज टू 4, 2 क्या हो गया कैंसल। सो f ऑफ टी स्क्वायर इज इक्वल टू, यार डिवाइड हो जाएगा तो क्या मिलेगा t। तो आपको क्या फाइंड करना है 4 बाई 25। सो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या पुट करोगे आप 4 बाई 25। सो t की वैल्यू क्या होगी प्लस और माइनस 2 बाई 5। तो यहाँ पे पुट करोगे f ऑफ 4 बाई 25, तो यहाँ पे प्लस और माइनस 2 बाई 5, ये आपका क्या बनेगा आंसर। तो देखो वन स्टेप में आपका आंसर यहाँ पे आ गया, आंसर होगा ए। तो 72 नंबर का जो आपका प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सिंपल था, सिर्फ आपको डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन अप्लाई करना था। 73 जो है उसे भी आप देख सकते हो। चलो क्या है 73, f be a non-negative function defined on interval close interval 0 to 1 integration from 0 to x root of 1 minus f dash of t ब्रैकेट का स्क्वायर dt is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f of t dt। यहाँ पे भी फिर से हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन का रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या होगा रूट ऑफ 1 माइनस f डैश ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर dt की जगह इसका डेरिवेटिव मतलब 1, लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो माइनस 0 इज इक्वल टू f ऑफ x इंटू dt की जगह इसका डेरिवेटिव क्या 1 माइनस लोअर लिमिट कांस्टेंट है तो क्या आएगा 0। तो आपको क्या मिला रूट ऑफ 1 माइनस f डैश ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ x। तो अब यहां पे क्या करेंगे, चलो देखो अच्छे से। सो रूट ऑफ 1 तो यहां इसे डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, चलो देखो रूट ऑफ f ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस f डैश ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। ओके तो फिर अब देखो यहां पे हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। सो 1 माइनस f डैश ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू f ऑफ x स्क्वायर। तो ये यहाँ पे आएगा माइनस होगा, यहाँ पे जाएगा प्लस होगा। सो 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू f डैश ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर। ओके ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू f डैश ऑफ x। ओके ना। तो यहाँ पे अब हम इसे जाके डिराइव करेंगे, देयरफॉर f डैश ऑफ x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस f ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ
डी ऑफ एफ ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ, चलो एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इनटू डी एक्स, dx dx कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। अच्छे से देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स मतलब क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इंटीग्रेट किया तो dx dx कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ डी रहेगा, यहाँ पे dx आएगा, तो डी एन इंटीग्रेशन आइडेंटिटी हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा आपको मिलेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स। तो चलो देखो यहाँ पे, तो देखो इंटीग्रेशन में रूट ऑफ समथिंग का यहाँ पे इंटीग्रेशन है, तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, 1 अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो चलो देखो इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, क्योंकि हमने यहाँ पे इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन लिया था। अच्छे से देखो यहाँ पे अरेंज किया, तो एफ डैश ऑफ एक्स को डी बाई डी एक्स लिखा, इंटीग्रेशन लिया बोथ साइड से, तो डी एक्स कैंसिल हो जाएगा, डी रहेगा, तो फिर देखो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर इनटू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस ये 1 का इंटीग्रेशन आएगा एक्स, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमने इंडिफिनाइट इंटीग्रेशन लिया था। तो अब ये अब हमको क्या दिया है, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0 पुट की, तो एफ ऑफ 0 क्या है, 0, साइन इनवर्स ऑफ 0 0, तो c की वैल्यू क्या आएगी 0, तो फिर साइन इनवर्स ऑफ एफ ऑफ x इज इक्वल टू x आएगा, तो फिर एफ ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, साइन x, और आपको पता है साइन ऑफ x इज लेस इक्वल x फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2, तो चलो साइन ऑफ x लेस इक्वल x होगा, इसका मतलब साइन ऑफ 1/2 लेस देन 1/2 होगा, एंड साइन ऑफ 1/3 लेस देन 1/3 होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा एफ ऑफ 1/2 जो है, एफ ऑफ 1/2 मतलब साइन 1/2, वो 1/2 से छोटा होगा, एफ ऑफ 1/3 मतलब साइन 1/3, 1/3 से छोटा होगा, सो एफ ऑफ 1/2 लेस देन 1/2, एफ ऑफ 1/3 लेस देन 1/3। इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 73 जो है वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। प्रॉब्लम सिंपल था, सिर्फ आपको अरेंजमेंट सीखने की जरूरत है। तो प्रॉब्लम नंबर 78 जो है उसे देखो, क्या है प्रॉब्लम नंबर 78, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x raised to 5 integration from 0 to x e raised to minus t square dt minus 1 upon x raised to 4 plus 1 upon 3x square। तो चलो देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 upon x raised to 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x e raised to minus t square dt माइनस, तो यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर अपॉन 3x raised to 4 प्लस 3 अपॉन 3x रेज टू 4, तो x से और मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x क्यूब होगा, यहाँ पे 3x रेज टू 5 3x रेज टू 5 होगा, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा सेम, तो जैसे डिनोमिनेटर सेम होगा हम सेपरेट ले सकते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x e रेज टू माइनस t स्क्वायर dt माइनस 3x प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 3x रेज टू 5। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो x की वैल्यू 0 पुट की, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, 0 होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 0/0 फॉर्म, तो हम क्या करेंगे एल हॉस्पिटल रूल का यूज करेंगे। सो फिर क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा e रेज टू माइनस x स्क्वायर इनटू dt की जगह इसका डेरिवेटिव मतलब 1, 0 पुट करेगा तो माइनस 0 माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5x रेज टू 4। तो चलो देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, कॉमन आएगा 0 हो जाए, 3 यहाँ से कैंसिल होगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या आएगा e रेज टू माइनस x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x रेज टू 4, तो ये 5 1/5 कांस्टेंट चला जाएगा। तो अब देखो x की वैल्यू 0 पुट की 1 माइनस 1 0 0 अपॉन 0, फिर से क्या आ गया 0/0 फॉर्म में। तो अब हम फिर से क्या लेंगे डेरिवेटिव, जैसे ये 0/0 फॉर्म में आता रहेगा हम डेरिवेटिव लेते जाएंगे। तो यहाँ से आगे आप सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको क्या लेना है डेरिवेटिव लेना है। तो प्रॉब्लम नंबर 78 सॉल्व हो जाएगा, उसका आंसर आएगा 3/10।
तो आपको देखो यहाँ पे जब तक डिनोमिनेटर क्या है आपका सॉल्व नहीं हो जाता तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आगे लास्ट प्रॉब्लम जो है आपका 79 नंबर, 79 नंबर क्या है, f of x be a periodic function with period 3 and f of minus 2/3 is equal to 7। तो पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, f of x plus t is equal to f of x। तो पीरियड आपको क्या बताया है 3, तो इसका मतलब f of x plus 3 is equal to f of x और f of x minus 3 it is also equals to f of x। ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन की डेफिनेशन है। तो चलो देखो आपको क्या दिया है, g of x is equal to इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f of x plus f of t plus n dt एंड n इज इक्वल टू क्या दिया है 3k। तो आपका n क्या है, n 3k है, k की वैल्यू क्या है इंटीजर, तो 3 उसका फंक्शन का क्या है पीरियड। सो f of t plus 3k आपका क्या बनेगा, f of t बनेगा क्योंकि 3 उसका क्या है पीरियड। तो यहाँ पे g of x की वैल्यू क्या आएगी, g of x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x f of t dt आएगा। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट किया तो g डैश ऑफ x इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन। तो g डैश ऑफ x क्या आएगा, f of x into 1 minus 0 मतलब g डैश ऑफ x क्या आएगा, f of x आएगा। तो आपको क्या फाइंड करना है, g डैश ऑफ 7/3 इज इक्वल x की वैल्यू 7/3 पुट की तो f ऑफ क्या फाइंड करना है 7/3। तो चलो देखो f ऑफ 7/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ 7/3 माइनस 3 क्योंकि इस फंक्शन का f का पीरियड क्या है 3 है। तो f का पीरियड अगर 3 है तो f ऑफ 7/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ 7/3 माइनस 3। सो f ऑफ 3 into 3 9 7 minus 9 upon 3 मतलब क्या आएगा f ऑफ माइनस 2/3। f ऑफ माइनस 2/3 की वैल्यू आपको दी है 7, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 7। तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी 7। तो g डैश ऑफ 7/3 का आंसर क्या होगा 7। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 79 का आंसर आ गया 7 मतलब B। तो इस तरह से आपके पूरी डीपीपी यहाँ पे फिनिश्ड हो गई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना ना भूले और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।